नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित अमन और आप लोगों का स्वागत है बिहार कंपटीशन में। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार दरोगा के जो 50 पद 39 या 50 पदों के लिए जो वैकेंसी आई हुई है, तो उसी के तैयारी के लिए हम क्या कर रहे हैं, 50 दिन का प्लान लेके चल रहे हैं। और इसमें आपको हिस्ट्री का, पॉलिटी का और करंट अफेयर का क्लास रेगुलर दे रहे हैं। बैक टू बैक रोज़ 3 वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो राज्य व्यवस्था में आज हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़, नागरिकता। देखिए, भारत का संविधान जब पढ़िएगा तो भारत का संविधान 22 भागों में बटा हुआ है, 22 भागों में, ठीक है। और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक। चलिए, तो ये भाग कितना होने वाला है, ये भाग 2 होने वाला है। पहला भाग हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें कि संघ और उसके क्षेत्र आते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं नागरिकता में क्या। देखिए, नागरिकता में ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत संशोधन है तो वो आपको याद रखना, और 4-5 आर्टिकल है, अनुच्छेद है, तो वो आप याद रखिएगा। एक सेकंड। तो सबसे पहले परिचय जान लेते हैं। नागरिकता का तात्पर्य क्या है? नागरिकता का तात्पर्य है किसी व्यक्ति का किसी देश से विधिक संबंध। नागरिकता वह स्थिति है, ठीक है। नागरिकता क्या है? नागरिकता वह स्थिति है जिससे कोई व्यक्ति उस देश के मूल अधिकारों का, कर्तव्य का, सुरक्षा का और सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। भारत में नागरिकता से जुड़े प्रावधान संविधान के भाग 2 में दिया गया है। और अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक वर्णित है। देखिए, सुबह में जब हम अप्रैल महीना 2024 का करंट अफेयर पढ़ा रहे थे, तो उसमें एक करंट अफेयर हम कवर किए हुए थे। यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट रिलीज किया गया हुआ था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व जनसंख्या रिपोर्ट जारी किया गया हुआ था अप्रैल के महीना में। उसमें ये बताया गया हुआ था कि भारत का जनसंख्या जो है 1.44 अरब होने वाला, यानी कि 1 अरब 44 करोड़ होने वाला है। और वर्तमान में जब आपको दिल्ली में चुनाव हुआ है और बीजेपी का नया सरकार बना है, तो जो वहाँ की सीएम है यानी कि मुख्यमंत्री है रेखा जी, तो उनके द्वारा एक अभियान चलाया गया है कि जो भी बाहर के लोग होंगे, जैसे कि रोहिंग्या हैं जो म्यांमार से आए हुए थे, ठीक है, या फिर जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, तो उन लोगों को क्या किया जाएगा, उस देश को वापस सुपुर्द कर दिया जाएगा, यानी कि उनको अपने देश में वापस भेज दिया जाएगा। देखिए, आप सोचिए थोड़ा सा, यदि कोई व्यक्ति है, यदि वो स्टेटलेस है, यानी कि उनको उनका कोई पहचान नहीं है, वो किसी देश के वासी नहीं है, तो सोचिए उस व्यक्ति के लिए कितना बड़ा समस्या होगा। और भारत में शरणार्थी का बात कहिएगा और घुसपैठी का बात कहिएगा तो ये बहुत बड़ा समस्या बना हुआ, क्योंकि हमारे देश के सुरक्षा पे भी क्या होता है, एक प्रश्न उठ जाता है। और कई बार लोगों को आइडेंटिफाई करना, चिन्हित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन भारतीय है और कौन विदेशी है, क्योंकि एशिया मूल का बात कीजिएगा। देखिए, भारत का जब आप मैप देखिएगा तो भारत से जो जुड़ा हुआ देश है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, नेपाल है, और आपको पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है। तो अफ़गानिस्तान का लोग तो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएस उसमें हो जाता है, लेकिन जो पाकिस्तान के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं और भारत के लोग हैं, तो इनको आप यदि एक जगह खड़ा करवा दीजिए और सब के सब यदि हिंदी बोलेंगे, तो इनका टोन इतना एक जैसा होता है कि आप उसमें क्या कर सकते हैं, अंतर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा अनुच्छेद है और किस किस अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान दिया गया हुआ है। हम लोग इसमें देखेंगे कि भारत का नागरिकता कैसे प्राप्त किया जाता है, उसके बाद भारत का नागरिकता छोड़ा जाता है तो क्या दोबारा उसको मिलता है या नहीं मिलता है, तो उसका ग्रहण करने का क्या क्या प्रावधान है, ठीक है। तो भाग 2 में आपको दिया हुआ अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक, तो हम लोग एक एक अनुच्छेद को देखेंगे कि किस किस अनुच्छेद में क्या क्या बोला गया है, ठीक। जब अनुच्छेद 5 का बात कीजिएगा, देखिए अनुच्छेद आपसे पूछा जाता है, तो अनुच्छेद
1 से लेके 395 तक। यदि वर्तमान में बात कीजिएगा तो अनुच्छेद कुल 425 हो गया है। पर मूल संविधान जो है, तो मूल संविधान में आपको 1 से लेके 395 तक अनुच्छेद दिया गया है। तो नया अनुच्छेद तो जोड़ा नहीं गया, मगर क्या हुआ, जो भी अनुच्छेद है उसमें ही क्या किया गया, सब क्लॉज जोड़ा गया हुआ है। यानी कि अनुच्छेद 1 है तो अब उस जो नया अनुच्छेद 1 आएगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, अनुच्छेद 1A हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके देखिएगा तो कुल कितना अनुच्छेद है, 425 अनुच्छेद है, लेकिन वास्तव में कितना है, 395 अनुच्छेद है। ठीक है, तो 5वां जो अनुच्छेद है उसमें क्या दिया गया हुआ है कि संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिकता, यानी कि अनुच्छेद 5 पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा कि इसमें ये प्रावधान दिया गया है कि भारत का नागरिक कौन है। ठीक है, अनुच्छेद 6 का बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 6 में ये कहा गया है कि जब जो 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 में, तो 2 डोमिनियन स्टेट बना। देखिए, भारत का बंटवारा उस वक्त का बात कीजिएगा तो धर्म के आधार पे हुआ था, क्योंकि जो मुस्लिम लीग के लोग थे उनका मानना ये था, और जिसका नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनका कहना ये था कि भारत में कांग्रेस जैसा राजनीतिक पार्टी है और वो बहुसंख्यक का समर्थन करते हैं, तो यहाँ पे जो इस्लाम को मानने वाले हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, तो वो यहाँ पे खुशी नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को क्या चाहिए, एक अलग देश चाहिए। और हुआ भी, उस वक्त भारत का बंटवारा हुआ और बहुत सारा लोगों का जान माल का क्या हुआ, क्षति भी हुआ। तो अनुच्छेद 6 में बोला गया है कि पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले लोग की नागरिकता, यानी कि जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में लोग थे तो वो क्या हुए, आ गए भारत के तरफ। ठीक है, तो जो आए तो अब उनको तो मना तो नहीं किया जा सकता था कि आप यहाँ पे वापस नहीं आइए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 7। तो अनुच्छेद 7 में बोला गया पाकिस्तान गए और फिर लौटे व्यक्तियों की नागरिकता। देखिए, जो भारत में रह रहे थे, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, धर्म हो, किसी भी धर्म के हो, ठीक है, वो बंटवारा के टाइम में क्या हुआ, भारत से चले गए पाकिस्तान। मगर जब पाकिस्तान गए, वहाँ का माहौल देखें तो वहाँ पे उनको लगा कि हम यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते, रह नहीं सकते, तो वो क्या किए, फिर वहाँ से वापस लौट आए भारत। तो अनुच्छेद 7 में यही बोला गया है। अनुच्छेद 8 का बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 8 में है कि भारत के बाहर निवास कर रहे भारतीयों की नागरिकता। देखिए, जब जो भारत अंग्रेज का अधीन था, यानी कि उसके गुलाम थे हम लोग, तो उस टाइम में क्या होता था कि मजदूरी के लिए भारत से लोगों को अलग अलग देशों में ले जाया जाता था। जैसे कैरिबियन सी वाला एरिया जो है, जिसको वेस्ट इंडीज के नाम से जानते होंगे, तो उस वाले क्षेत्र में ले गया, अफ्रीका में ले गया, आपको यूरोप में ले गया, साथ ही ये उगांडा रवांडा वाला अफ्रीका का क्षेत्र है वहाँ ले गया, लेटिन अमेरिका में ले गया, जिसको दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में जो भारत के वासी रह रहे थे, तो देश तो आज़ाद हो गया और वो उस वक्त रह गए बाहर, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि उनको भारत का नागरिकता नहीं मिलेगा, तो उनके लिए भी प्रावधान किया गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 8 में आपको यही बताया गया है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में क्या है, विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त। यानी कि मान के चलिए कि आपका जॉब यदि यूएसए अमेरिका में हो जाए, या फिर ब्रिटेन में हो जाए, स्विट्जरलैंड में हो जाए, नॉर्वे में हो जाए, या फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, कहीं भी हो जाए, तो और आप क्या करते हैं, उस देश का नागरिकता क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो उस देश का नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत का नागरिकता आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाए, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का व्यवस्था नहीं है। ठीक ना, भारत में सिंगल सिटीजनशिप का व्यवस्था है। और ये कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया, यानी कि इंग्लैंड से ये प्रावधान लिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 10 है। अनुच्छेद 10 में क्या बोला गया है, नागरिकता को बनाए रखने का अधिकार। तो अनुच्छेद 10 में ये बताया गया है। अनुच्छेद 11 का बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 11 में क्या है, अनुच्छेद 11 में है कि संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने का अधिकार है। देखिए, संविधान में ये नहीं बताया गया था कि किस तरीके से या भविष्य में आने वाला समस्या जो होगा तो उस पर प्रॉपर नहीं बताया गया हुआ था। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया कि जो भविष्य में कोई समस्या आएगा तो क्या करेगा, सांसद को अधिकार दिया गया कि वो उसमें संशोधन कर सकते हैं
और वो नियम कानून क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नागरिकता प्राप्ति करने का कुछ तरीका है। यदि भारत का आप नागरिक बनना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ मापदंड है जिसका आपको क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। भारत सरकार ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित तरीके निर्धारित किए हैं। तो ये निम्नलिखित तरीके क्या क्या हैं? पहला तो है जन्म के आधार पे। यदि 26 जनवरी 1950 से यदि 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1947 तक जन्मे व्यक्ति स्वतः क्या हो जाएंगे, भारतीय नागरिक हो जाएंगे। यदि आपका जन्म 26 जनवरी से लेके 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक हुआ है, इस बीच दरमियान में, तो आप क्या हो जाएंगे, स्वतः भारत के नागरिक हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा पहलू क्या है इसी में, जन्म के आधार पे 1 जुलाई 1987 से लेके 3 दिसंबर 2004 तक जन्मे व्यक्ति के लिए कम से कम, ये शब्द याद रखिएगा, कम से कम एक माता पिता भारतीय होना चाहिए। यानी कि आपके या तो माँ भारतीय हो या फिर आपके पिता भारतीय हो, और ऐसे व्यक्तियों से जो जन्म लिया होगा, संतान होगा, तो वो क्या होगा, वो भारत का नागरिक होगा। ठीक है। और तीसरा प्रावधान जन्म से में क्या है कि 3 दिसंबर 2024 के बाद जन्मे व्यक्ति के लिए माता या पिता भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। यानी कि जैसे कि म्यांमार में क्या हुआ कि संकट जब हुआ तो वहाँ पे जो रोहिंग्या लोग थे वो क्या हुए, बांग्लादेश पलायन कर गए, पाकिस्तान पलायन कर गए, भारत पलायन कर गए। तो ये बिना दस्तावेज के भारत में आ गए। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति से यदि कोई भारतीय पुरुष या भारतीय महिला क्या करती है, विवाह कर लेती है, तो उनसे जो उत्पन्न संतान होगा तो उनको क्या होगा, भारतीय नागरिकता नहीं दिया जाएगा यदि उनका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है जन्म के आधार, दूसरा है वंश के आधार पे। तो वंश के आधार पे जाइएगा तो विदेश में जन्मे बच्चे यदि उसके माता या पिता भारतीय नागरिक हैं तो वह भारतीय होंगे। ठीक है। यदि मान चलिए कि विश्व यात्रा पे गए हुए हैं या फिर किसी काम से अपने देश से बाहर गए हुए हैं और यदि वहाँ आप बच्चे को जन्म देते हैं तो क्या होगा, वो भी भारतीय होगा। ठीक है। नेक्स्ट है वंश के आधार पे, तो अभी आपको बता दिए। तीसरा है पंजीकरण के आधार पे। तो पंजीकरण के आधार पे क्या है, कुछ विशेष श्रेणी के लोगों को सरकार पंजीकरण द्वारा नागरिकता देती है, जैसे भारतीय नागरिक के पति पत्नी, भारत में रहने वाले लोगों को। ठीक है। चौथा क्या है, चौथा है नैसर्गिक द्वारा, यानी कि बाय नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन क्या होता है, नेचुरलाइजेशन होता है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ वर्षों तक भारत में वैध रूप से रह रहा हो और अन्य शर्त पूरी करता है तो उसे नागरिकता दी जाएगी। यानी कि आप कायदे से, कायदे के मतलब ये हो गया कि आप वीज़ा लेके भारत में आए, उसके बाद आप भारत में रह रहे हैं, चाहे आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई भी लीगल तरीके से आप रह रहे हैं, तो आपको क्या होगा, नागरिकता दिया जा सकता है। सरकार विचार करेगी और सरकार को उचित लगेगा तो आपको क्या किया जाएगा, आपको नागरिकता प्रदान किया जाएगा। पांचवा है भारतीय क्षेत्र को शामिल करने पर, यानी कि मान चलिए कि जैसे कि भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ तो वर्तमान का जो भारत का नक्शा देखते हैं वास्तव में वैसा था नहीं। ठीक है। जैसे गोवा था तो वहाँ पे पुर्तगालियों का अधिकार था, तो फिर भारत सरकार के द्वारा उसके साथ नेगोशिएशन किया गया, बात किया गया और फिर उस क्षेत्र को भारत में शामिल किया गया। सिक्किम का बात कीजिएगा तो सिक्किम में भी वहाँ के जनता से बात किया गया और फिर क्या हुआ, सिक्किम को भारतवर्ष में शामिल किया गया। ठीक है। तो इस प्रकार का कोई भी क्षेत्र भारत में यदि शामिल किया जाता तो जो वहाँ उस क्षेत्र के जो वासी होंगे तो क्या होंगे, वो ऑटोमेटिक भारत के निवासी हो जाएंगे। ठीक है। जैसे कि पांडिचेरी, सिक्किम आदि। ठीक। नेक्स्ट है नागरिकता की समाप्ति के तरीके। देखिए भारत के नागरिक हैं तो इसके समाप्ति के भी कुछ तरीके हैं। यदि आप स्वैच्छिक तरीके से क्या कर सकते हैं, परित्याग कर सकते हैं, यानी कि रिनाउंसिएशन कर सकते हैं। दूसरा है निरस्तीकरण, टर्मिनेशन। यदि आपका नागरिकता किसी कारणवश निरस्त कर दिया जाए, यानी कि आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पाए जाते हैं या सरकार को लगता है कि आप कुछ ऐसे गतिविधि में शामिल है जिससे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को क्या होगा, खतरा होगा, तो आपका क्या किया जाएगा, नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा।
तीसरा है विलोपन, यानी कि नागरिकता से आपको नागरिकता यदि आप धोखाधड़ी से प्राप्त किए हैं या फिर देश विरोधी कार्य में संलिप्त हैं तो आपको क्या किया जाएगा, नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। यानी कि जैसे कि आपको कुछ टाइम पहले PFI, पॉपुलर फ्रंट इस्लामिक करके कुछ नाम था, ठीक है। तो वो संस्था था, वो उसका मोटिव क्या था कि भारत को इस्लामीकरण करना और भारत को क्या करना है, इस्लाम मानने वाला देश बनाने के मतलब आइडिया से वो क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो जब सुरक्षा एजेंसी उसको पकड़े तो क्या हुआ, उन लोगों पे प्रॉपर कार्रवाई किया गया। तो इस प्रकार का जो भी देश विरोधी गतिविधि करेगा तो उसको क्या किया जाएगा, उसको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। नागरिकता में कुछ कुछ संशोधन हुआ, जैसे कि 2019 का देखिएगा, जब CAA आया तो पूरे देश भर में बहुत विरोध हुआ। इसमें ये अफवाह फैलाया गया कि जो भारत के वासी हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, तो उन लोगों का क्या होगा, नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। पर वास्तविकता ऐसा नहीं था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में क्या था कि इस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि जो पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी देश, उसके बाद बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो यहाँ पे देखिए ये सब देश जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वो प्रॉपर कहते हैं कि वो इस्लाम को मानने वाला देश है और इस्लाम के आधार पे ही उनका देश चलता है, ठीक है। तो जब इस्लाम को मानने वाले देश हैं तो वहाँ पे यदि कोई ये कहे कि मैं मुस्लिम हूँ और मुझे यहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि मैं इस्लाम को मानता हूँ, तो ये बात थोड़ा सुनने में मजाकिया टाइप का लगेगा, ठीक है। तो उस देश में क्या हुआ कि जो अन्य धर्म के मानने वाले थे, अल्पसंख्यक थे, जैसे कि हिंदू हो गए, सिख हो गए, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, तो इनको वो समाज में स्थान प्रतिष्ठा नहीं मिल पाता था, ठीक है, जो उनको मिलना चाहिए। तो ऐसे लोग जो प्रताड़ित थे उनको भारत में नागरिकता देने के लिए क्या किया गया, व्यवस्था किया गया। जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए थे तो उनको क्या किया जाएगा, नागरिकता उनको प्रदान कर दिया जाएगा। कुछ संशोधन हुआ है तो आप ये देख लीजिएगा। 1986 में बोला गया कि जन्म के आधार पर नागरिकता की शर्तें को क्या किया गया, और कड़ी किया गया, यानी कि और उस पर चेक एंड बैलेंस किया गया, ठीक है। उसके बाद 1992 में संशोधन हुआ तो उसमें बोला गया कि वंशानुक्रम क्रम द्वारा नागरिकता प्राप्त करने में कुछ आपको गवर्नमेंट के द्वारा चेंजेज किया गया। नेक्स्ट है 2003 में, तो 2003 में आपको NRC आया, और अभी जैसे आपको बोले CA, तो NRC आया तो असम वाला जो क्षेत्र है पूर्वी भारत का 7 सिस्टर 7 बहनें, तो वहाँ पे असम का लोगों का कहना ये है कि जो उनका जनसंख्या है ना वो धीरे धीरे घट रहा है और जो बाहर के लोग हैं उनका जनसंख्या क्या हो रहा, बढ़ रहा। तो इस वजह से उनका जो अपना पहचान है वर्षों का वो क्या हो रहा है, खो रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, अपने संस्कृति को बचाए रखने के लिए क्या हुआ, वहाँ के जो लोग थे वो क्या बोले कि एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन आना चाहिए, तो जिसके तहत ये पता चले कि वास्तव में असम के निवासी हैं कौन, ठीक है। फिर बाद में भारत सरकार के द्वारा बोला गया कि यदि उचित लगेगा उनको तो वो भारतवर्ष में भी NRC लाएंगे, ठीक। तो 2003 में ये व्यवस्था किया गया हुआ था, और 2003 में ही आपको OCI की शुरुआत की गई थी, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। जो भारत के बाहर जो रहते हैं लोग तो उनके लिए OCI का व्यवस्था किया गया था। 2005 में OCI कार्ड धारकों को और भी क्या किया गया, उनको सुविधा प्रदान किया गया। और 2015 में फाइनली क्या हुआ कि POI पर्सन ओरिजिन, ठीक है, और OCI कार्ड धारक को क्या किए, दोनों को मर्ज कर दिए और उसके बाद OCI कार्ड बना दिया गया। नेक्स्ट है 2019 में, अभी आपको बताएं कि अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने का जो प्रावधान किया गया था, जिसमें अल्पसंख्यक हैं जैसे कि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक का तात्पर्य ये हो गया कि देखिए जो इस्लाम को मानने वाले होंगे, जो मुस्लिम होंगे, तो वो वहाँ पे अल्पसंख्यक नहीं होंगे, इसलिए कि पाकिस्तान जब बना तो इस्लाम के नाम पे ही बना था, ठीक है। बांग्लादेश भी आपको वो इस्लाम के ही नाम पे बना था।
तो स्वाभाविक है जो इस्लाम को मानने वाले लोग होंगे उनकी संख्या पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में ज़्यादा होगा। इसके अलावा ईसाई, सिख, क्रिश्चियन, हिंदू, बौद्ध, जैन जो होंगे इनका संख्या क्या होगा, कम होगा। तो ये अल्पसंख्यक में गिने जाएंगे। तो इनके नागरिकता का प्रावधान किया गया हुआ था 2019 का जो CAA आया हुआ था। ठीक है, तो ये रहा आपको भारत का नागरिकता जो हमारे भारतीय संविधान में दिया गया, भाग 2 में है और अनुच्छेद 2 से लेके 5 तक है। तो आप इसमें क्या कीजिएगा, 2019 का जो नागरिकता संशोधन है वो आप देख लीजिएगा, 1955 का जो दिया गया हुआ है वो देख लीजिएगा। बाद बाकी इस 5-6 आर्टिकल पे एक मोटी मोटी निगाहें डाल दीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई कमी लगे तो कमेंट करके आप बताइएगा, हम उसमें सुधार करेंगे। धन्यवाद।